नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है? आई स्टार्ट राजस्थान। ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि युवाओं के सपनों को आसमान मिला। युवाओं के सपनों को किस तरह से आसमान मिला, यानी कि स्टार्टअप्स को कैसे सरकार बढ़ावा दे रही है। इस योजना में अलग अलग तरह के विभिन्न लाभ दिए जाते हैं। जैसे एक यहाँ लिखा हुआ है 25,000 रुपए तक प्रति माह एक वित्तीय मदद भी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज बताई गई है कि नई स्टार्टअप नीति 2022 प्रदेश में लागू की गई है। इस स्टार्टअप नीति से जैसे कि 15 लाख रुपए तक का कुछ अनुदान, इस तरह की चीजें दी जाती हैं, वित्तीय कुछ लाभ दिए जाते हैं ताकि जो युवा हैं अपना उद्यम शुरू कर पाएं और ऐसी संस्कृति राजस्थान में प्रचलित हो सके कि युवा नौकरी के पीछे भागने की बजाय खुद नौकरी दे सकें, यानी कि अपना उद्यम या स्टार्टअप्स शुरू कर सकें। इसमें ही यहाँ उनके आंकड़े दिए गए हैं कि पंजीकृत स्टार्टअप राजस्थान में अभी कितने हैं? 3,112। अप्रूव्ड स्टार्टअप कितने हैं? 2,100। इतने लोगों को स्टार्टअप के थ्रू रोजगार मिला 22,851। और कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ? तो 267 करोड़ रुपए। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इको टूरिज्म को बढ़ाने की पहल ये राज्य सरकार द्वारा बजट में भी घोषित की गई थी कि राज्य सरकार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि इको टूरिज्म जोन के लिए या इको टूरिज्म क्षेत्र के तौर पर उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में जो दौसा जिले के नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी को इको पार्क के रूप में इनका विकास किया जाएगा और दोनों के विकास के लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपए यानी प्रत्येक के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि राज्य बजट 2022-23 में प्रदेश विकास में पर्यटन के लिए प्रत्येक जिले में 2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधाओं संबंधी कार्य कराए जाने की घोषणा की थी। तो इस घोषणा के क्रम में ही ये काम किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि RCAT। इसमें पूछे जाने वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि ये RCAT का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? तो ये कहाँ है? जयपुर में। शुरुआत इसकी कब की गई? तो 20 अगस्त। और ईयर कौन सा? 2022। इस दिन क्यों? क्योंकि बहुत दिन पहले से हम पढ़ रहे हैं क्या कि राजस्थान डिजीफेस्ट जो कि कब 19 और 20 अगस्त को आयोजित किया गया। राजस्थान डिजीफेस्ट कहाँ? जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। इसी डिजीफेस्ट के दूसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को, जिस दिन राजीव गांधी की जन्म जयंती भी होती है, उसी दिन शुरू किया गया था क्या? RCAT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इस RCAT के बारे में आपको 2 चीज जरूर याद रखनी है। एक तो डेट यानी कि कब से शुरू हुआ और दूसरा स्थान यानी कि कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं सूचना सहायक भर्ती, जिसमें 2,730 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए। और यहाँ है जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो, जिसमें स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल सकेगा। ये भी सरकार की एक बजट घोषणा है, यानी कि बजट 2022 की घोषणा। अब अगला बजट आने वाला है। जैसा आपको पता है अभी गणतंत्र दिवस के बाद कुछ दिन के लिए विधानसभा स्थगित है। अब शायद कल से यानी कि 30 जनवरी से विधानसभा का सत्र वापस शुरू हो जाएगा। और 8 फरवरी सरकार ने पहले घोषणा की थी बजट आएगा। अब शायद हो सकता है 10 फरवरी को आए। तो नया बजट जैसे ही आएगा तो नए आंकड़े, नई घोषणाओं को लेकर हम वापस उन पर क्लास करेंगे। लेकिन पुराने बजट की घोषणा यानी कि बजट 2022-23 की, अभी तक तो वो पुराना नहीं हुआ है पर अब हो जाएगा 8-10 दिन में। तो 22-23 वाले बजट की घोषणा थी कि वर्ष में एक बार या जो राजस्थान के उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस तरह के एक महोत्सव या एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ है आबियाना जमा कराने के लिए शिविर 1 फरवरी से। ये आबियाना क्या है? आबियाना यहाँ लिखा हुआ है सिंचाई शुल्क। तो आबियाना का मतलब, वैसे इस पूरी न्यूज में बहुत ज्यादा चीज हमारे काम की ऐसी नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए। केवल ये बताया गया है एक शिविर आयोजित हो रहा है जिसमें सिंचाई शुल्क जो बकाया है वो 1 फरवरी से उसको मतलब वसूल करना या जमा कराया जा सकता है। अब बात है आबियाना केवल शब्द की, वो मैं इतना सा बताना चाह रहा हूँ। एक शब्द होता है आब। आप में से बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते होंगे। आब शब्द का मतलब होता है पानी, तो उससे ही संबंधित है सिंचाई शुल्क यानी पानी से संबंधित जो शुल्क है वही आबियाना कहा जाता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आपने शब्द पढ़ा होगा पंजाब, यानी कि 5 नदियों का जो क्षेत्र है, 5 आब यानी कि पानी।
तो वो है पंजाब। जैसे आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, गंगा जमुना दो आब, तो दो और आब का मतलब दो नदियों का जो क्षेत्र है वो दो आब मतलब ऐसा मैदान जो दो नदियों के बीच में स्थित है। ऐसे ही आबी आने का मतलब क्या हुआ, आब से संबंधित है, मतलब पानी से संबंधित शुल्क यानी कि सिंचाई शुल्क। अगले पेज पर हम देख रहे हैं जालोर महोत्सव कब से कब होगा, 15 से 17 फरवरी। कल हमने पढ़ा था मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में आयोजित होने वाला है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जालोर महोत्सव। और इधर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 3 योजनाएं कौन कौन सी, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तो जैसे कि हम लोग भी कई बार इन तीनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, आज यहाँ भी तीनों की तुलना देके आया हुआ है। स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र उस व्यक्ति को जो घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, लेकिन जो दुर्घटना में घायल हुआ है उसको 72 घंटे तक निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारियां हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 मुख्य न्यूज हैं आज की, एक है आई स्टार्ट राजस्थान, फिर है जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो और तीसरा जालोर महोत्सव। सबसे पहले आई स्टार्ट राजस्थान कौन से विभाग द्वारा संबंधित है, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ये प्रोग्राम संचालित है। उद्देश्य क्या है, राजस्थान में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सरकार चाहती है अब युवा नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाली संस्कृति में आ सकें, इस तरह के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो खुद अपना उद्यम स्थापित कर सकें। तो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि रोजगार के नए अवसर उपलब्ध किए जा सके। जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो, तो राजस्थान के ट्रेड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, यानी कि यहाँ की जो उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहचान दिलाने के लिए इस तरह के एक्सपो या इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था बजट में। अब ये कब से कब आयोजित होने वाला है, 20 से 22 मार्च, यानी कि 3 दिवसीय ये एक आयोजन होगा। जो कहाँ आयोजित हो रहा है, EPCS सेंटर, कहाँ है ये, बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जो कहाँ है, जोधपुर में। EPCH क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, कहाँ है ये, जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में। इसका विवरण यानी कि इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जोधपुर से जो भी निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं उनका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। और जो अलग अलग देश हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया के विभिन्न देश हैं, यहाँ रहने वाले जो भारतीय दूतावास के अधिकारी हैं या हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त हैं, उनके माध्यम से उन देशों में जो रहने वाले क्रेता हैं, यानी जो सामान खरीद सकते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वो यहाँ आए, यहाँ के मार्केट को देखें, यहाँ के उत्पादों को देखें और अपने देश में उनको खरीदें। फिर है जालोर महोत्सव, जो कब से कब होगा, 15 से 17 फरवरी 2023। आयोजक कौन होगा, पर्यटन विभाग राजस्थान और साथ में जालोर का जिला प्रशासन। फिर आज का क्वेश्चन, जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया गया या कब किया जा रहा है, तो ऑप्शन है आपके 20 से 22 फरवरी 2023, फिर है 20 से 22 मार्च 2023, 15 से 17 फरवरी 2023 और 15 से 17 मार्च 2023। क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं। और लास्ट में आपके लिए एक जानकारी, क्या कि 30 जनवरी यानी कि कल से सेमिनार के साथ बैच कौन सा, RS प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI एग्जाम के लिए, और कहाँ, नवलगढ़ रोड, सीकर। इसके बाद एक दो कुछ करेक्शन या कुछ जानकारी जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, 2-3 चीज मुझे याद आ रही है जो मैं लिख देता हूं। एक तो ध्वजारोहण और झंडा फहराना, ये जो जानकारी मैं लिख रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही कोई खास महत्व ना रखती हो, पर फिर भी अगर कोई पूछता है तो बताना फर्ज है। ध्वजारोहण, या मान लो कोई मेरे माध्यम से कोई गलत इन्फॉर्मेशन गई है तो उसको करेक्ट भी करना चाहिए। ध्वजारोहण, झंडा फहराना। दूसरा एक क्वेश्चन आप में से पूछा था जो पद्मश्री है राजस्थान के, कि मतलब व्यक्ति कितने हैं और ये पुरस्कार कितनों को मिला, इसको लेके भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कमेंट किए। और एक जो कल डाक टिकट वाली बात हुई थी, लोक देवता देव नारायण जी के बारे में, तो डाक टिकट कब जारी की गई, उसको उसकी डेट को लेके जो कंफ्यूजन है,
तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है वो यही है, क्योंकि इसमें अगर गलती होती तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। कल की क्लास में मैंने इसको बताया था 2010 गलत है, और मैंने ही उसके कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई किया था, साथ ही वो कमेंट पिन भी करा दिया गया है एकेडमी के चैनल के द्वारा। ये 2010 नहीं, दरअसल ये था 3 सितंबर 2011। लेकिन मैंने जिस किताब से पढ़ा था उसमें 10 लिखा हुआ था, और वही इन्फॉर्मेशन मैंने भी लिख के दे दी आगे, तो वो गलत टाइप हो गया, गलत प्रिंट हो गया। आप में से जब कल कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, उसके बाद मैंने उस जानकारी को वापस चेक किया, तो जो भारत सरकार का जो विभाग है डाक टिकट जो जारी करता है, उसकी वेबसाइट पर जो डेट लिखी हुई है वो है 3 सितंबर 2011 को देवनारायण जी का 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और इससे पहले 2 सितंबर 1992 इस दिन जो देवनारायण जी की फड़ होती है, फड़ चित्रकारी, उस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो फड़ पर तो जारी किया गया 1992 2 सितंबर, और भगवान देवनारायण या लोक देवता देवनारायण, उनकी जो मतलब उन पर जो डाक टिकट है वो जारी कब किया गया, तो 3 सितंबर 2011। इसको आप करेक्ट कर लें, कल की क्लास में गलत गया, कमेंट करके मैंने वापस उसको त्रुटि सुधारने की कोशिश भी की, पर हो सकता है आप में से कई लोगों ने कमेंट ना पढ़ा हो, तो मैं वापस यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी, क्योंकि इस गलत जानकारी से क्वेश्चन गलत होने की संभावना थी। अब ये जो 2 चीजें हैं ये सामान्य सी जानकारी है, जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान में इस बार 2023 में कितने लोगों को मिला और कितने मिला, ये मैं बता चुका हूँ। पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति थे 4 और पुरस्कार मिले 3, यानी कि राजस्थान में कितने पद्मश्री प्राप्त हुए इस बार, तो 3, और पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुए, तो 4 व्यक्ति। ऐसे कैसे, तो क्योंकि हुसैन बंधु जो कि गजल गायकी से संबंधित हैं, तो 2 लोगों को मिलाकर सम्मिलित रूप से एक पद्मश्री दिया गया। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो कि गजल गायक हैं, जयपुर के ही रहने वाले हैं, उन 2 लोगों को एक पुरस्कार दिया गया। इसलिए ऐसा हो रहा है कि 3 पद्मश्री 4 लोगों को। तो ये उस चीज़ का आंसर है। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी आगे इसके अलावा, कि आप में से कईयों ने पूछा कि राकेश झुनझुनवाला को भी तो पद्मश्री मिला है, तो वो भी तो राजस्थान से है। तो राकेश झुनझुनवाला का संबंध राजस्थान से हो सकता है, लेकिन वो मूल निवासी राजस्थान के नहीं है। तो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, उस लिस्ट में जो इनका स्टेट है वो क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र। यानी कि भारत सरकार का जो विभाग, जो समिति पद्म पुरस्कार घोषित करती है, तो राकेश झुनझुनवाला जो है, उनका जो होम स्टेट यानी कहाँ के वो मूल निवासी हैं, जो उनका मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र होगा कौन से राज्य के नाम से है, तो वो महाराष्ट्र है। तो इनको पद्म पुरस्कार जो मिला, तो महाराष्ट्र के मूल निवासी के तौर पर मिला है। लेकिन अगर पूछा जाए इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इनका संबंध, इनके पूर्वजों का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से रहा है, इसलिए इनको झुंझुनवाला भी कहा जाता है। संबंध राजस्थान से जरूर है, लेकिन ये मूल निवासी महाराष्ट्र के थे। तो जो लिस्ट में नाम है, तो महाराष्ट्र के मूल निवासी के तौर पर इनको पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान के 4 लोग ही हैं और 3 पद्म पुरस्कार हैं। दूसरा कंफ्यूजन ये था। तीसरा, अभी 1-2 दिन की पहले की क्लास में, यानी कि 26 जनवरी वाली क्लास में, मैंने ऐसे लिखा था कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। अब ये चीज गलत है, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस होता है उस दिन ध्वजारोहण नहीं होता। ध्वजारोहण कब होता है, ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को, और केवल झंडा फहराना ये कब होता है, 26 जनवरी। दोनों में क्या अंतर है, ध्वज और ध्वज के साथ लिखा हुआ है आरोहण। मतलब ध्वजारोहण क्या होता है, 15 अगस्त को आपने देखा होगा, जो झंडे की डोरी है उसको खींचते हैं तो दूसरी साइड से झंडा धीरे धीरे ऊपर जाता है, यानी कि झंडे का आरोहण होता है। ये कहा जाता है ध्वजारोहण, जो कि किस दिन होता है, 15 अगस्त को। और ध्वजा फहराना या झंडा फहराना, उसमें जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, वो पहले ही अपनी जो उसकी ओरिजिनल जो हाइट है वहाँ सेट होता है, और उसको मतलब उसमें फूल होते हैं अंदर, वो गांठ बांध के ऐसे लिपटा हुआ होता है, यानी कि उसमें अब आरोहण उसका नहीं किया जाता, वो पहले ही अपनी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ होता है और केवल डोरी खींच के झंडा फहराया जाता है। तो ये एक छोटा सा लेकिन एक बड़ी अच्छी जानकारी थी। आप में से किसी ने कमेंट किया था, उसके बाद मैंने भी चीज़ें चेक की, और असल में मुझे भी तभी पता चला उनके कमेंट के बाद कि ऐसा होता है। तो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को ध्वज का आरोहण यानी कि ध्वजारोहण किया जाता है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास।
अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।